नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 4 से 6 को हल किया था और इस कक्षा में हम इसके प्रश्न 7 से 8 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 7। तो ये कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। तो देखिए ये आपके पास AB क्या है, एक रेखाखंड है और P क्या है बच्चों, इसका P इसका एक मध्य बिंदु है। तो यदि P इस AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं AP बराबर कितना हो जाएगा, BP हो जाएगा। दोबारा देखिए आपको क्या दिया है, AB क्या है, एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु, मतलब A से P की दूरी और B से P की दूरी दोनों कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो यहां से AP बराबर हो गया BP के। और देखिए D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE। देखो ये D व E दो बिंदु इस प्रकार स्थित करवाए हैं कि आपका जो कोण BAD है, BAD ये कोण, ठीक है, BAD ये कोण आपके बराबर करवा रहा है ABE के, ABE इस कोण के, ठीक है। तो ये वाला कोण इसने बराबर कर दिया इस कोण के। क्लियर हो गया। आगे देखिए, और कोण EPA, EPA ये कोण किसके बराबर है, ये कोण हमारा बराबर है DPB के। तो DPB कहां पे हो जाएगा, DPB इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो आपको दो कोण यहां पर बराबर दिए गए हैं। कौन कौन से बराबर हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण हमारा इस कोण के बराबर है। क्लियर। अब देखिए आगे, तो दर्शाइए कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज EBP के। देखिए त्रिभुज DAP कौन सा है, DAP ये वाला त्रिभुज DAP ये हो गया आपका त्रिभुज, दिख रहा है सभी को। तो ये त्रिभुज आपसे सर्वांगसम करवा रहा है किसके, EBP के, EBP ये त्रिभुज के। क्लियर, समझ में आ गया। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, या तो SAS लगेगा या ASA लगेगा या फिर लगेगा AAS। तो सबसे पहले तो देखिए हमें यह कोण दिया गया है, कोण BAD बराबर कोण ABE। तो क्या ये दोनों कोण हमारे इन दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं। देखो बात करें अगर BAD की, तो BAD क्या त्रिभुज DAP में आ रहा है, तो BAD ये देखो, तो ये हमारा DAP त्रिभुज में आ रहा है। तो एक कोण तो इसमें आ गया। अब देखो क्या ये जो कोण है, कौन सा कोण, ABE, ये हमारे त्रिभुज EBP में आ रहा है क्या। तो ABE की बात करें, ABE ये त्रिभुज हमारा किसमें आ रहा है, EBP त्रिभुज में आ रहा है। तो क्या हो गया, एक कोण इसका एक कोण इसका, तो एक कोण तो हो गए बराबर, ठीक है। तो हमारा A तो हो गया क्लियर। अब बात करते हैं किसी दूसरे कोण की। देखो दूसरा कोण हमें दिया गया है EPA, EPA ये जो कोण है, और हम बात कर रहे हैं त्रिभुज DAP की। तो DAP, अब बताओ इसने सिर्फ ये कोण दिया गया है, लेकिन मुझे त्रिभुज DPA में ये वाला कोण चाहिए था, पूरा की पूरा कोण। ये समझ में आ रहा है आप सबको। देखो आपको ये कोण दिया गया है त्रिभुज में, ठीक है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए था, हमें चाहिए DPA, ये पूरा की पूरा कंप्लीट कोण, ठीक है। तो बचा क्या इसमें, देखो ये आपको दिया गया है, ये वाला कोण आपका बच रहा है। ऐसे ही देखो यदि बात करूं DPB की, तो DPB ये कोण। क्लियर। और त्रिभुज कौन सा है आपका, EBP, EBP, यानी कि हमें किसकी जरूरत है, हमें वापस से ये पूरे की जरूरत है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपके ये दोनों कोण बराबर तो दे रखे हैं, लेकिन इस त्रिभुजों में हमें किस कोण की जरूरत है,
हमें जरूरत है डीपीए की और किसकी जरूरत है, ईपीबी की। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो ध्यान से, ये जो बीच का कोण है ना, कौन सा है ये बीच का कोण, ईपीडी। ये जो बीच का कोण है, यदि इस बीच के कोण को मैं इन दोनों कोणों में जोड़ दूं, क्या करूं मैं, इस बीच के कोण को यदि इन दोनों कोणों में जोड़ दूं तो क्या होगा उससे, देखिए, तो हल हो जाएगा आपका इसका। सबसे पहले तो जो चीज दी गई है उसे लिखते जाओ। ए बी रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, तो पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, पी आपके रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। अब अगर ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब पी ए आपका बराबर हो गया पी बी के। क्लियर ये चीज यहां तक। अब देखो, हमने बात की थी कि ये दोनों त्रिभुज क्या करने हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, लेकिन हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है, तो कौन सा कोण हमें जोड़ना पड़ेगा, हमें ये बीच का ईपीडी कोण इन दोनों में जोड़ना होगा। तो देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं, कोण बी ए डी बराबर कोण कौन सा है, ए बी ई, ये हमें दिया है। ठीक है, और क्या क्या दिया गया है हमें दिया है कोण ईपीए, कोण ईपीए बराबर है कोण डीपीबी। अब समझो, देखो, ईपीए कोण बराबर दे रखा है कोण डीपीबी, लेकिन यदि मुझे इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है तो कौन सा कोण चाहिए होगा, मुझे चाहिए डीपीए, ये पूरा कोण चाहिए होगा, और मेरे पास सिर्फ ये वाला कोण है, तो मैं क्या करूंगा, जो बचा हुआ कोण है वो इस वाले कोण में जोड़ दूंगा, और बचा हुआ कोण कौन सा है, ईपीडी। तो मैंने क्या किया, कोण ईपीडी दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ इस कोण को जोड़ दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो, दोनों तरफ जोड़ने से क्या फायदा होगा, जोड़ दीजिए, कोण ईपीए में मैंने जोड़ दिया कोण ईपीडी, और कोण डीपीबी में जोड़ दिया कोण ईपीडी। अब देखो, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या आता है और इन दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या आता है। तो जब मैं कोण ईपीए और ईपीडी को जोड़ूंगा, तो देखो, ईपीए कहां है मेरा, ईपीए इस वाले में, और ईपीडी जब इसमें जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, जब ईपीडी जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एपीडी, ये पूरा की पूरा कोण इसमें आ गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर कौन सा कोण आया, एपीडी, तो ये आ गया मेरा कोण एपीडी। और ये कोण कौन सा हो जाएगा, देखो, डीपीबी, तो डीपीबी कहां है, डीपीबी इस वाले कोण में, और इस वाले कोण में जब मैं ईपीडी को जोड़ूंगा तो ये पूरा की पूरा कोण आ जाएगा, और ये पूरा की पूरा कोण कौन सा है, ये है मेरे पास ईपीबी, तो ये हो जाएगा मेरे पास ईपीबी, तो ये हो जाएगा ईपीबी। क्लियर, तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसे हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। समझ में आए दोनों कोण कैसे बराबर किए हैं, क्लियर। देखो, आपके पास ये दोनों कोण दिए गए थे बराबर, हमें त्रिभुज में सर्वांगसम करने के लिए उन कोणों की जरूरत थी, तो हमने इन दोनों कोणों में ईपीडी जोड़ दिया। जैसे ही ईपीडी जोड़ा, ये दोनों कोण मिलके इस प्रकार आ गए। अब देखो, हमें कौन से त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं, डीएपी और ईपीबी। तो त्रिभुज कौन कौन से हैं, देखिए, हमारे पास है डीएपी, तो डीएपी त्रिभुज डीएपी, वह त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है आपके पास ईपीबी, ईबीपी में। अब देखो, इन दोनों त्रिभुजों में आपके पास क्या क्या है, तो देखो, इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास क्या क्या है, एक तो ये कोण बराबर दिया गया है हमें, क्लियर है, कोण बीएडी बराबर है कोण एबीई के, और दूसरा हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया है कि कोण एपीडी हमारा बराबर हो गया कोण ईपीबी के।
ये दोनों कोण कैसे हो गए बराबर। तो एक तो ये वाले कोण और एक जो हमने समीकरण 1 से बनाए हैं, तो दो तो हमारे पास कोण आ गए। तो देखिए लिखिए इसमें कौन कौन से बराबर हैं आपके। एक है आपके पास कोण BAD बराबर है कोण ABE, ये आपके पास दिया है। क्लियर। और कौन सा कोण देखो, एक कोण है आपके पास समीकरण 1 से, कौन सा है, कोण APD बराबर है कोण EPB के। तो कोण EPB ये है हमारा समीकरण 1 से। अब देखिए दो कोण तो आ गए, अब एक चाहिए हमें एक भुजा। तो भुजा किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो देखिए एक है आपके पास DAP और एक है आपके पास EBP। तो दोनों में कौन सी भुजाएं हैं जो आपस में बराबर होंगी। तो P यदि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो AP बराबर होगा PB के। तो ये भुजाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो AP बराबर BP। तो यहां हम लिखेंगे कि AP बराबर BP, ये हमारे पास दिया है। अब देखो दो तो कोण मिले हैं और एक मिली है भुजा। अब दो नियम लग सकते हैं, या तो लगेगा AAS या लगेगा ASA। अब देखो वही बात, कौन सा कब लगाएं, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी दो कोणों के अंतर्गत भुजा आए तो लगेगा ASA। अब देखो ये जो भुजा है AP, क्या इन दोनों कोणों के अंतर्गत है, कोण BAD और कोण APD के अंतर्गत है या नहीं। तो चेक करते हैं। देखिए कोण BAD कहां पर है, कोण BAD एक कोण हो गया ये। और दूसरा कोण कौन सा है आपका, दूसरा कोण है हमारे पास APD। तो APD देखिए APD दूसरा कोण हो गया ये वाला। अब आप मुझे बताओ इन दोनों कोणों के बीच में भुजा कौन सी आ रही है, भुजा आ रही है AP। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों के बीच की भुजा कौन सी है, AP। तो इसका मतलब कौन सा सर्वांग समता कसौटी, यहां लगेगा ASA सर्वांग समता कसौटी। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों कोणों के बीच की भुजा इसमें आ रही है। तो हम यह लिख सकते हैं, अतः ASA सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, ASA सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज DAP आपका सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज EBP के। और यही क्या करना था बच्चों, हमें यही करना था हमें सिद्ध। क्लियर, समझ में आ गया सभी को किस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है। देखो एक बार दोबारा से समझ लो, आपके पास क्या था कि ये दोनों कोण तो आपको बराबर दिए गए हैं। क्लियर, तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, तो ये दोनों कोण हमारे इन दोनों त्रिभुजों में आने चाहिए। ये वाला कोण तो आ रहा है लेकिन ये वाला कोण नहीं आ रहा। तो क्या फर्क पड़ा, ये जो बीच का कोण था EPD, ये इसमें मिस हो रहा था। तो हमने क्या किया, दोनों साइड EPD को जोड़ दिया। जैसे ही हमने दोनों साइड EPD को जोड़ा, हमारे पास कोण आ गए APD और कोण EPB। अब देखो दो आपके पास कोण हो गए और एक आपके पास भुजा हो गई PA बराबर PB। तो दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई। फिर अगला बात यह है कि ASA लगेगा या फिर AAS लगेगा। तो जो आपकी भुजा है वो दोनों कोणों के अंतर्गत है, दोनों कोणों के बीच में है, इसलिए हमने यहां ASA लगा दिया। क्लियर, तो ये हो गया यहां पर सर्वांग सम सिद्ध। अब देखिए आप इसका अगला भाग, हमें सिद्ध करना है AD बराबर DE। अब हमें पता है कि जब भी हमें दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना हो तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये दोनों भुजाएं जिन दो त्रिभुजों में आ रही है उन्हें सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। और जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हुए तो कौन सा नियम लगेगा बच्चों, तो लगता है हमारा CPCT नियम कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखिए AD बराबर BE,
हमने अभी जस्ट सिद्ध किया है त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EPB के। तो देखिए, चूंकि त्रिभुज DAP सर्वांग सम है, कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है? DAP सर्वांग सम है EBP के। तो अब आप देखो, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कौन सा लग सकता है? तो CPCT से। CPCT क्या है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो, सर्वांग सम है, तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस नियम से हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि AD हमारे बराबर होगा BE के। तो यहां से AD बराबर हो गया BE के। क्लियर? यही करना था हमें सिद्ध। क्लियर बच्चों? तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है और कैसे इस भुजा को AD को BE के बराबर सिद्ध किया है। क्लियर? समझ में आया? अब करते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 8 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में, जिसमें C क्या है? समकोण है। C पर क्या हो गया आपका? ये समकोण हो गया। क्लियर? C पर आपको समकोण दे दिया। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ये जो M है ये आपके क्या है? AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका मतलब AM बराबर BM। क्लियर? और देखिए, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM, DM बराबर CM। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज AMC हमारा सर्वांगसम होगा BMD के। देखिए, AMC ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज को आपको सर्वांगसम करवा रहा है BMD के, BMD इस त्रिभुज के सर्वांगसम। समझ में आ गया? तो AMC को सर्वांगसम सिद्ध करवा रहा है BMD के। तो कैसे करेंगे? देखिए, आप देखो, सबसे पहले जो चीज दे रखी है आप लिखना चालू करें उन्हें। तो क्या दिया है कि C समकोण हो गया, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। तो M क्या है? M AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और यदि मध्य बिंदु है, इसका मतलब AM बराबर BM। क्लियर भाई? मध्य बिंदु है तो AM बराबर BM। और क्या दिया हुआ है? DM बराबर CM हमें दिया गया है, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, अब देखो हमें कौन से दो त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं? AMC व BMD। तो त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में अब देखिए, दो भुजाएं तो आपको बराबर दी गई हैं। देखो, AM बराबर BM, तो AM हो गई इस वाले त्रिभुज में AMC में, और BM हो गई आपकी BMD में। क्लियर? एक भुजा बराबर। दूसरी भुजा है DM बराबर CM, तो DM तो आपकी भुजा हो गई BMD में, और CM आपके कौन से में हो गई? ये हो गई आपकी AMC में। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम कह सकते हैं कि AM बराबर BM और DM बराबर CM, ये दोनों चीजें हमें दिया है। क्लियर? अब देखो, दो भुजाएं आ गई, तो फिर क्या बराबर करना होगा? हमें एक कोण को बराबर करना होगा, और वो कोण कौन सा होगा? अब गौर से आप दोनों त्रिभुजों का चित्र देखिए, कौन सा कोण आपके दिमाग में आ रहा है? चलो सोचो, थोड़ी देर सोचो कि इस तरह के आपके पास एक डायग्राम है और ये रेखाएं आपको दिख रही हैं। तो देखते ही सबसे पहले आपके पास कौन सा कोण दिमाग में आया? तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी क्रॉस दिख जाए कहीं भी, तो सबसे पहला जो कोण आपके दिमाग में आना चाहिए वो कौन सा होगा? वो होगा बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। देखो, ये दोनों कोण कैसे होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में ये कोण और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, दोनों कैसे होंगे? दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में होते हैं बराबर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण AMC बराबर है कोण BMD के।
तो हम कह सकते हैं कोण AMC बराबर है कोण BMD के। और रीजन क्या देंगे इसका रीजन देंगे कि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो ये हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो, दो तो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो कौन सा नियम लगेगा? यहां लगाएंगे हम SA असर्वांग समता कसौटी। तो हम लिख सकते हैं अतः SAS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMD के। यही करना था हमें सिद्ध। क्लियर? आ गया सबको समझ में किस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है? एक बार दोबारा समझो। देखो, कुछ नहीं था, ये आपको दोनों त्रिभुज दिए गए थे, हमें AM बराबर क्या है? AM हमारा BM के बराबर हो गया क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है, और CM बराबर हो गया DM के। ये दो भुजाएं मिल गई और ये दोनों कोण हमारे हो गए शीर्षाभिमुख कोण, जो कि आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए इसका अगला दूसरा हमें सिद्ध करना है कि कोण DBC एक समकोण है। देखिए, हमें ABC में ये C पर तो समकोण दिया गया था, ये हमें प्रश्न में दिया गया था कि C पर समकोण है। हमसे सिद्ध करवा रहा है कि कोण DBC जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण हमें समकोण सिद्ध करना है। अब कैसे समकोण सिद्ध करें? देखो, हमने इसमें क्या सिद्ध किया था? हमने सिद्ध कर चुके हैं AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। तो पहले इसी को लिख लेते हैं कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। क्लियर? तो आपके पास दो त्रिभुज सर्वांगसम दिए गए हैं, और जब आपके पास दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो हम लगा सकते हैं CPCT। क्या लगा सकते हैं बच्चों? CPCT। संगत भाग भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए, मैं आपको कोण दिखा रहा हूं, त्रिभुज AMC कौन सा है? AMC, इसमें ये वाला कोण, ठीक है, त्रिभुज AMC में ये वाला कोण, और त्रिभुज BMD में कौन सा कोण होगा? ये कोण होगा BMD में। अब आप देखो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। किससे हुआ? CPCT से हुआ। तो CPCT से क्या लिख सकते हैं हम कि हमारा जो कोण है, ये वाला कोण, ये कौन सा कोण है? इसे आप लिख सकते हो, देखो, त्रिभुज AMC में ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा CAM। ये हो जाएगा हमारा कोण CAM, और ये किसके बराबर होगा? कोण CAM हमारा बराबर होगा CAM, ये हमारा बराबर हो जाएगा DBM के, कोण DBM के। क्लियर? ये समझ में आया कि ये दोनों कोणों को बराबर हमने CPCT से किया है। अब आप थोड़ी देर इन दोनों कोणों को दोबारा देखो, कुछ आ रहा है दिमाग में? ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो याद करो, इस तरह के कोण हमने पढ़े हुए हैं। देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटे तो विपरीत ओर बनने वाले कोण कैसे होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? एकांतर कोण होते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि यदि हमारे एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों रेखाएं या दोनों भुजाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो यहां से हमारे ये दोनों कोण बराबर आ गए, और चूंकि ये दोनों कोण हमारे एकांतर कोण हैं, क्योंकि बराबर आ गए, विपरीत ओर के कोण बराबर आ गए, तो ये कोण कैसे हो गए? एकांतर कोण हो गए। और जैसे ही ये हमारे एकांतर कोण हो गए, इसका मतलब AC है वो मेरा BD के क्या हो जाएगी? समांतर रेखा हो जाएगी। भाई, हमने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रियक रेखा काटती है तो विपरीत ओर बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। और हमने इसका उल्टा भी पढ़ रखा है कि यदि ये दोनों कोण एकांतर हैं और बराबर हो गए तो हमारी जो AC भुजा है वो BD के कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि चूंकि ये एकांतर कोण है,
कोण है, इसलिए कौन कौन सी भुजाएं समांतर हो जाएगी? हमारी AC भुजा BD के समांतर है, AC BD के समांतर है। हम लिख सकते हैं कि हमारा जो AC है वो समांतर है BD के। क्लियर? इतना लिखाई आ गया, AC समांतर हो गया BD के। अब समझो देखो इस चीज को, अब आपकी AC भुजा BD के समांतर आ गई है। अब वही नियम दोबारा देखते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को, इस बार तिर्यक रेखा ले रहे हैं हम BC, कौन सी ले रहे हैं? BC। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है? अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यहां पर बच्चों हमारे अंतः कोण कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा ये वाला कोण और एक हो जाएगा हमारा ये कोण। समझ में आया? तो मैं लिख दूं इस चीज को कि क्या हो गया है, देखो AC समांतर हो गया BD के, तो अब ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, तो एक तिर्यक रेखा BC ने इस प्रकार काटती है कि इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंतः कोणों का योग? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अपने अंतः कोण कौन कौन से हो गए? हमारे अंतः कोण हो गए एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। अब इसमें एक और चीज सुनिए, ये वाला कोण हमें दिया गया है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों मिलके हो गए 180 के। अगर ये कोण 90 का है तो ये कोण भी कितना होगा? 90 होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? हम इसमें लिख सकते हैं कि कौन से दोनों कोण ये 180 के बराबर होंगे? एक तो हमारा कोण हो जाएगा DBC, तो कोण DBC प्लस कोण, दूसरा कोण कौन सा है? ACB, तो कोण ACB, और ये दोनों का कितना योग हो गया? 180 डिग्री। और रीजन क्या है कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आगे देखिए, ये वाला कोण जो DBC है ये हमें ज्ञात करना था और ACB हमें 90 डिग्री दिया गया है। तो चूंकि कोण ACB बराबर 90 डिग्री दिया है तो कोण DBC प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण DBC बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और कितना आ गया हमारा? कोण DBC हमारे पास प्राप्त हो गया 90 डिग्री। क्लियर? कितना प्राप्त हो गया? कोण DBC हमारे पास 90 डिग्री प्राप्त हो गया। देखो बच्चों कैसे किया है, एक बार दोबारा समझो। तो आपके पास क्या करना था? आपको कोण DBC को समकोण सिद्ध करना था। हमारे पास अभी हमने सिद्ध किया था कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम है BMD के। तो जब ये सर्वांग सम है तो CPCT से हमने क्या किया? ये वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और हमने देखा कि ये तो हमारे एकांतर कोण है, तो जब यदि एकांतर कोण बराबर है तो हमारी जो दोनों भुजाएं हैं AC और BD ये आपस में कैसी हो जाएंगी? ये आपस में हमारी समांतर हो जाएंगी। तो ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर हो गई। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा विभाजित करती है या प्रतिच्छेद करती है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अर्थात इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। परंतु ये कोण हमारा 90 का है, इसलिए इस कोण को भी कितने का होना पड़ेगा? 90 डिग्री का होना पड़ेगा। तो यहां हमने इसको सिद्ध कर दिया कि हमारा कोण DBC 90 डिग्री का आ गया। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए इसका अगला भाग। तो तीसरे में हमें सिद्ध करना है कि
कि त्रिभुज डीबीसी सर्वांग है त्रिभुज एसीबी के। देखिए डीबीसी कौन सा हो गया, डीबीसी ये त्रिभुज, तो ये वाला जो त्रिभुज है वो त्रिभुज एसीबी के सर्वांग है, हमें सिद्ध करना है। अब देखो कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमने सिद्ध किया हुआ है कि त्रिभुज एएमसी सर्वांग है कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज बीएमडी के। ठीक है, अब देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, इन दोनों को सर्वांग करने के लिए हमें या तो दो कोण एक भुजा चाहिए या फिर दो भुजा एक कोण चाहिए। देखो हमें पता है ये कोण और ये कोण, ये दोनों कितने के हैं, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, हमने अभी ज्ञात किया है। तो एक तो हमारा कोण बराबर आ गया 90 का, और देखिए जो डीबीसी है और एसीबी है, इसमें एक तो आपकी भुजा आ रही है बीडी, एक कौन सी भुजा आ रही है, बीडी, और एक भुजा आ रही है हमारी एसी। क्लियर, एक भुजा आ रही है हमारी डीबी और एक भुजा आ रही है हमारी एसी। तो अब बताओ क्या ये दोनों बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो हमने प्रूव किया है कि ये दोनों त्रिभुज एएमसी और बीएमडी सर्वांग है। एएमसी में हमारी एसी भुजा आ रही है और बीएमडी में हमारी बीडी भुजा आ रही है। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो सीपीसीटी से क्या होगा, हमारी जो एसी भुजा है ये बराबर हो जाएगी बीडी के। समझ में आया, सीपीसीटी से हमारी क्या हो जाएगी, बीडी भुजा के सीपीसीटी से एसी बराबर हो जाएगा। अब एसी बराबर हो गया डीबी के, और ये दोनों कोण कितने हैं, ये दोनों कोण हमारे पास 90 डिग्री के हैं। अब बचता है हमारे पास या तो हम किसी कोण को बराबर करें या फिर हम किसी भुजा को बराबर करें। तो देखते हैं त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी में एक आपकी भुजा आ रही है बीसी, और त्रिभुज एसीबी में भी आपकी भुजा आ रही है सीबी। और ये कैसी भुजा है, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है बच्चों, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। तो अर्थात ये इस वाले त्रिभुज में भी होगी और उस वाले त्रिभुज में भी होगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि जब हम त्रिभुज डीबीसी व त्रिभुज एसीबी को ले तो क्या हो जाएगा, देखिए एक भुजा कौन सी बराबर है, एसी बराबर बीडी, एसी बराबर बीडी, ये किससे है आपकी सीपीसीटी से। और देखिए और कौन सी आपकी भुजा बराबर है, एसी बराबर बीडी है। और कोण की बात करें, ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का। तो कोण डीबीसी, क्या कोण हमारा जो डीबीसी है ये बराबर है कोण एसीबी के। कोण डीबीसी बराबर है कोण एसीबी के, और कारण क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं। क्लियर, तो कोण डीबीसी बराबर हो गया कोण एसीबी के, और एक भुजा जो उभयनिष्ठ आई थी वो बीसी बराबर सीबी। तो बीसी बराबर सीबी, ये कैसी आ गई, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा आ गई, ये आ गई आपकी उभयनिष्ठ भुजा। तो बीसी हमारा सीबी के बराबर हो गया, ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो एक तो हो गया आपके पास साइड एस, एक हो गया एंगल ए, और एक हो गया आपके पास भुजा एस। ऐसे एस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अतः एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, आपके त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम हो जाएगा। ये आपका किसके होगा, ये सर्वांग सम एसी बी के। ठीक है, और यही बच्चों हमें करना था सिद्ध। देखिए कितना सरल सवाल है, आपको डीबीसी सर्वांग सम करना था एसीबी के। तो हमने क्या किया, हमने सीपीसीटी लगाया, क्योंकि हमारे पास कौन से एएमसी और बीएमडी सर्वांग सम थे। तो सीपीसीटी लगाते ही एसी बराबर हो गया बीडी के, एसी बराबर बीडी, और बीसी बराबर सीबी आपकी उभयनिष्ठ भुजा आ गई, और कोण डीबीसी भी 90 का है और एसीबी भी 90 का है। तो यहां से ऐसे एस इसमें लग गया, और ये हो गया हमारा सर्वांग सम सिद्ध। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए इसका अगला,
आपसे चौथे में सिद्ध करवा रहा है कि जो सीएम है, ये सीएम भुजा है, ये क्या है, इस ए बी भुजा की आधी है। हमें क्या सिद्ध करना है कि सीएम जो भुजा है वो ए बी भुजा की आधी है। अब देखो ए बी भुजा हमारे कौन से त्रिभुज में आ रही है, ये आ रही है ए सी बी में, ए सी बी में आ रही है। और हमने अभी जस्ट सिद्ध किया है कि हमारे जो त्रिभुज हैं कौन से, डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के, ये सर्वांगसम है। क्लियर, बिल्कुल। तो हम कौन सा लगा सकते हैं, हम सीपीसीटी लगा सकते हैं। क्यों, देखिए ए बी भुजा है आपकी, ये ए बी किस में है, इस वाले में है, और ए बी बराबर हो जाएगी आपकी सी डी की। तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो सी डी भुजा है वो किसके बराबर हो गई, ए बी के। समझ में आया, सी डी आपके ए बी के बराबर कैसे हुआ कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सीपीसीटी से संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहां से तो सी डी बराबर हो गया ए बी के। अब देखिए एम क्या है, सी डी का मध्य बिंदु, एम है सी डी का मध्य बिंदु, इसका मतलब सी एम बराबर डी एम। तो हम लिखेंगे कि एम सी डी का, चूंकि एम सी डी का मध्य बिंदु है, तो कह सकते हैं हम कि सी एम बराबर होगा डी एम के। क्लियर, सी एम किसके बराबर होगा, सी एम बराबर होगा डी एम के। और देखिए यहां पर क्या है आपका, सी डी बराबर ए बी, सी डी बराबर ए बी कितना है आपका, कि सी डी आपका ए बी के बराबर है। अब देखो जब सी एम बराबर है डी एम के, क्या है, सी एम बराबर है डी एम के, तो मैं सी डी को क्या लिख सकता हूं, तो मैं सी डी को लिख सकता हूं, चूंकि सी डी मेरा बराबर है सी एम प्लस डी एम। बिल्कुल सही बात है, सी डी मेरा किसके बराबर है, सी एम प्लस डी एम के, और हमने जस्ट अभी किया है सी एम बराबर डी एम, तो सी डी मेरा बराबर हो जाएगा सी एम, और डी एम की जगह कितना लिख देंगे, सी एम। तो सी डी मेरा बराबर हो जाएगा 2 सी एम के। सी डी किसके बराबर हो जाएगा, 2 सी एम के। और हमना जो ये समीकरण था हमारा, इसमें क्या था, ये हमारा सी डी ए बी के बराबर था, इसे मान लीजिए समीकरण स्टार। तो हम कह सकते हैं समीकरण स्टार से क्या कह सकते हैं, सी डी बराबर है 2 सी एम के, तो सी डी बराबर हो गया 2 सी एम, और सी डी किसके बराबर था, ए बी के। तो यहां से क्या हो गया, 2 सी एम बराबर हो गया ए बी के। कितना हो गया, 2 सी एम बराबर हो गया ए बी के। तो सी एम किसके बराबर हो जाएगा, सी एम बराबर हो जाएगा ए बी बटे 2 के। तो यहां से हमारा सी एम बराबर हो गया ए बी बटे 2, जिसे हम लिख सकते हैं कि सी एम बराबर है 1 बटे 2 ए बी। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, यही करना था सिद्ध कि सी एम हमारा बराबर है 1 बटे 2 ए बी के। सबको समझ में आया किस प्रकार किया है, दोबारा सुनो। देखो आपको ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हमने किए थे, तो यदि ये दोनों सर्वांगसम हैं तो सीपीसीटी से संगत भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात सीडी बराबर होगा ए बी के। सीडी बराबर है ए बी। एम क्या है, सीडी का मध्य बिंदु है, एम क्या है, सीडी का मध्य बिंदु है। जब ये इसका मध्य बिंदु है तो क्या होगा, सीएम बराबर होगा डीएम के। तो सीएम बराबर हो गया डीएम के। तो यहां से देखिए सीडी क्या है, सीएम प्लस डीएम है, तो सीएम प्लस डीएम, यहां से ये 2 सीएम के बराबर हो गया, और सीएम हमारा 1 बटे 2 ए बी के बराबर सिद्ध हो गया। क्लियर बच्चों, तो सभी को समझ में आया ये चीज। तो यहां पर ये वाला भाग करते हैं हम समाप्त। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 7.1 होती है कंप्लीट। तो अगले भाग में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के कुछ गुणों के बारे में। तो मैं आज का कक्षा करते हैं यहीं पर समाप्त। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।